दिल्ली एग्जाम्स मॉनिटरिंग चैनल देख सकते हो। आज 22 जनवरी करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विद whom did BCCI sign a 270 crore rupees sponsorship deal ahead of IPL 2026? बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 से पहले किसके साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की? तो ये की जेमिनी के साथ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 2026 सीजन शुरू होने से पहले ही इंडियन प्रीमियर लीग के लिए जेमिनी के साथ स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट किया है और ये डील 3 साल के लिए की गई है। रिसेंटली 233-year-old manuscript of वाल्मीकि रामायण was donated to which museum? हाल ही में 233 साल पुरानी वाल्मीकि रामायण की पांडुलिपि किस संग्रहालय को भेंट की गई? तो ये की गई है अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय को। और ये पांडुलिपि संस्कृत भाषा में है और देवनागरी लिपि में है। इसके लेखक श्री वाल्मीकि जी हैं। Recently, which celestial body unleashed the strongest solar radiation storm in more than 20 years? हाल ही में किस खगोलीय पिंड ने 20 साल से ज्यादा समय में सबसे तेज सोलर रेडिएशन तूफान छोड़ा है? तो ये छोड़ा है सूर्य ने। इस तूफान का स्तर 5 में से 4 पॉइंट पे है और ये इसका कारण है एक्स श्रेणी का सौर ज्वाला और कोरोनल मास इंजेक्शन। इसका मुख्य प्रभाव पड़ेगा अरोरा जीपीएस और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान केंद्र द्वारा इस निगरानी की जा रही थी। Recently, NASA successfully completed the first medical evacuation from which location? हाल ही में नासा ने किस स्थान से पहला मेडिकल इवैक्यूएशन सफलतापूर्वक पूरा किया? तो ये किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से और इसका उद्देश्य था स्पेस एक्स क्रू 11 और ये वापस आया 15 जनवरी 2026 को और इसका कारण था अंतरिक्ष यात्री को गैर गंभीर चिकित्सा समस्या थी। Recently, which city was named the world's safest city for the 10th consecutive year? हाल ही में लगातार 10वें साल दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है? तो ये है अबू धाबी जो कि यूएई में है और इसकी रैंकिंग की गई है नोबियो एजेंसी के द्वारा और ये लगातार 10वें साल नंबर 1 पर रहा है 2017 से ये पहले नंबर पर रहा है। इसके प्रमुख कारण है नंबर 1 पर रहने के कम अपराध दर है, सशक्त पुलिस व्यवस्था है और Which country is hosting the first ever global AI summit in the Global South in February 2026? फरवरी 2026 में ग्लोबल साउथ में पहली बार ग्लोबल एआई समिट कौन सा देश होस्ट कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत और ये कार्यक्रम हो रहा है भारत मंडपम नई दिल्ली में और इसका नाम है इंडिया इम्पैक्ट समिट और इसमें मेटी इंडिया एआई मिशन, एसटीपीआई और डिजिटल इंडिया प्रमुख संस्थान शामिल हैं। Where did Punjab establish its
फर्स्ट डॉग सेंचुरी टू एड्रेस द स्ट्रीट डॉग प्रॉब्लम। पंजाब ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कहाँ पर पहला डॉग सेंचुरी शुरू किया है? तो ये किया है लुधियाना में। और उन्होंने प्रोजेक्ट एक पायलट पहल के तौर पर डिजाइन किया है और इसका मुख्य कारण है कुत्तों के काटने के मामलों को कम करना। और ये कानून सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार दिया गया है। The United Nations has declared 2025 the International Year of Cooperatives, under which theme यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को किस थीम के तहत इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर घोषित किया है? तो ये किया है उन्होंने कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, यानी कि सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। इसमें 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं और 22 करोड़ सदस्य हैं। और ये पहल और इस थीम के अंतर्गत प्रमुख पहलें हैं अनाज भंडारण और श्वेत क्रांति 2.0। Recently, which wildlife sanctuary has been declared as eco-sensitive zone? हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये किया गया है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को, जिसका उद्देश्य है बायोडायवर्सिटी से बचाना और सेंचुरी के पास रहने वाले लोकल समुदायों की मदद करना। और इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करने वाला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। और ये जगह अरावली रेंज में आती है, राजस्थान में। और अभयारण्य के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर के एरिया को इको सेंसिटिव कवरेज किया गया है। इसमें मुख्यतः लेपर्ड, पेंगुलिन और चिंकारा और ब्लू बुल में जीव रहते हैं। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये राजस्थान में है और ये राजसमंद, उदयपुर और पाली जिले में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 610.5 वर्ग किलोमीटर। और इस अभयारण्य के आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है जो बाघ और पक्षियों के लिए है। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य है, ये सिरोही में है और ये अनोखी वनस्पति और जीवों के लिए है। ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य है चूरू में, ये काले हिरण के लिए फेमस है। रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभयारण्य ये बूंदी में है, बाघ और अजगर के लिए। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है प्रतापगढ़ में, ये उड़न गिलहरी के लिए फेमस है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में है, ये शहरी वन्यजीवों और जैविक विविधता के लिए। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य ये उदयपुर में है, ये ढेबर झील के पास मगरमच्छ और प्रवासी पक्षियों के लिए। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है बारां में, मगरमच्छ और सांप के लिए। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य है अजमेर, राजसमंद और पाली जिले में ये फैला है। तेंदुआ और अन्य वन्यजीवों के लिए है ये। राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, बाघ के लिए। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये कोटा में है, बाघ और अन्य वन्यजीवों के लिए। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है जैसलमेर बाड़मेर में, मरुस्थलीय जीवों और जीवाश्मों के लिए। बंडबरेठा है, भैंसोडगढ़ है
सज्जनगढ़ है, वन विहार और मत्स्य सफारी पार्क है। Recently, who was appointed DIG in the CRPF on Central Deputation? हाल ही में सेंट्रल डिप्यूटेशन पर सीआरपीएफ में डीआईजी किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रविशंकर छवि को। ये बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इनकी नियुक्ति गृह मंत्रालय द्वारा की गई है। वर्तमान में ये लोक शिकायत विभाग के महानिदेशक हैं और अब इन्हें सीआरपीएफ में डीआईजी नियुक्त किया गया है। Following the new agreement, the UAE has become the second largest LNG supplier to which country? नए समझौते के बाद यूएई किस देश का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है? तो ये है भारत का। ये हर वर्ष 0.5 मिलियन मैट्रिक टन की आपूर्ति करता है और 2032 तक 200 अरब अमेरिकी डॉलर व्यापार करने का लक्ष्य है। रक्षा, खाद्य सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा सहयोग क्षेत्र में भी ये सक्रिय है। रिसेंटली विच नासा एस्ट्रोनॉट रिटायर्ड? हाल ही में नासा की कौन सी अंतरिक्ष यात्री रिटायर हो गई हैं? तो ये है सुनीता विलियम्स। इन्होंने नासा में 27 साल की लंबी सर्विस के बाद ये रिटायर हो रही है। इन्होंने पहली बार 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी में स्पेस की यात्रा की थी। बाद में वो स्पेस शटल अटलांटिस से धरती पर लौटी थी। 2012 में उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लंबे मिशन के लिए उन्हें लॉन्च किया गया था और बाद में उन्हें उनका कमांडर के तौर पर उन्होंने काम किया और आखिरी बार स्पेस फ्लाइट 2024 में बोइंग स्टारलाइनर से थी वो और इसके दौरान उन्होंने 600 से ज्यादा दिनों तक स्पेस में रही और काम किया वहाँ पे। Recently, the Ministry of External Affairs announced who will be India's next High Commissioner to New Zealand. हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किसको न्यूजीलैंड में भारत का अगला हाई कमिश्नर बनाने की घोषणा की है? तो ये की है सुश्री मोइनपुई साहिबी और भारत ने जॉर्जिया में भारत का अगला एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है अमित कुमार मिश्रा को। जनवरी 2026 में अब तक जो नियुक्तियां हुई हैं उन्हें एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। श्री प्रवीण वशिष्ठ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। MS धोनी पुणे ग्रेड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। सेंटर ने शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP चीफ नियुक्त किया है और प्रवीण कुमार को BSF का हेड बनाया है। सेंट्रल ने राकेश कुमार अग्रवाल को NIA का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है और न्यू TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने विकास चड्ढा को ग्लोबल CEO नियुक्त किया है। निशान ने थिएरी सब्बाग को भारत के लिए प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। मेटा ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में पूर्व सीनियर एडवाइजर रह चुकी दीना पावेल मैककॉर्मिक को अपना प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। AK बालासुब्रमण्यम ये AERB के चेयरमैन 2026 नियुक्त किए गए हैं। HSBC प्राइवेट बैंक ने EWO को CEO नियुक्त किया है और रेमंड लाइफस्टाइल ने सत्यकी घोष को नया CEO नियुक्त किया है। सेंट्रल डिप्यूटेशन पर
रविशंकर छाबी को सीआरपीएफ में डीआईजी नियुक्त किया है। ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था वीडियो में। When are India and European Union holding a high-level summit? भारत और यूरोपियन यूनियन कब हाई लेवल समिट आयोजित कर रहे हैं? तो ये 27 जनवरी को कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस के बाद। Recently, when was the Foundation Day of Tripura, Manipur and Meghalaya celebrated? हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 21 जनवरी को। जनवरी 2026 के अब तक के इम्पोर्टेंट डे रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी को न्यू ईयर, 1 जनवरी को ही यूरो डे मनाया गया। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती। 3 जनवरी को ही महायान न्यू ईयर। 4 जनवरी को म्यांमार इंडिपेंडेंस डे। 4 जनवरी को ही वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई। 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। 9 जनवरी को इंडिया में नॉन रेजिडेंस इंडियन डे, प्रवासी भारतीय दिवस। और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि थी। 12 जनवरी को इंडिया में नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद की जयंती। 12 जनवरी को नॉन रेजिडेंस तमिल्स डे। 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई गई। 14 जनवरी को मकर संक्रांति। 15 जनवरी को महाबिहू और 15 जनवरी को ही इंडियन आर्मी डे, विकिपीडिया डे। 16 जनवरी को त्रिवल्लुवर डे मनाया गया। 16 जनवरी को ही नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। 19 जनवरी को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स फाउंडेशन डे मनाया गया। 19 जनवरी को कोकबारुक डे मनाया गया। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय फाउंडेशन डे मनाया गया, जो अभी हमने वीडियो में पढ़ा है।